हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है आपका थ्रोन एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो हम पॉलिटी की श्रृंखला चला रहे थे। पॉलिटी में जो सबसे पहले हमने टॉपिक देखा था वो देखा था संविधान सभा, और हम जो अब आगे टॉपिक देखने वाले हैं वो है प्रस्तावना। और सब ठीक ठाक? उम्मीद है आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आप कंटिन्यू लगातार प्रयास कर रहे होगे। ठीक है, सारी पॉलिटी, कंप्लीट पॉलिटी आपको थ्रोन एजुकेशन के ऐप पर करवाई जाएगी। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, पूरी पॉलिटी आपको करवाई जाएगी। और जीके का जो डर है ना आपके मन में, उसको एकदम निकाल दिया जाएगा, वो गारंटी है मेरी उस चीज की। आप टेंशन ना लो, आप बस जुड़े रहें, कंटिन्यू जुड़े रहें। तो अभी हम देखते हैं प्रस्तावना के बारे में। ठीक है, आज जो अपना टॉपिक रहेगा क्या रहेगा भैया? प्रस्तावना। क्या रहेगा बच्चों? प्रस्तावना। सबसे पहली बात तो यह है कि प्रस्तावना है क्या। बेसिकली आपको समझ होनी चाहिए कि प्रस्तावना क्या है। अब इसको हम साधारण भाषा में, आम भाषा में समझते हैं। जैसे आपकी जन्म पत्री है, आपने जन्म पत्री किसी पंडित जी को दी कि पंडित जी ये मेरी जन्म पत्री है। क्या जन्म पत्री है? आपने पंडित जी को जन्म पत्री दी और पंडित जी को बोला कि पंडित जी ये मेरी जन्म पत्री। पंडित जी जन्म पत्री को देखेंगे और आपके जो भावी जीवन है, आपके जीवन में जो घटित होने वाला है आगे, उसके बारे में आपको आइडिया बता देंगे, एक रूपरेखा दे देंगे कि ऐसा ऐसा आपके साथ हो सकता है। उसी प्रकार प्रस्तावना भी हमारे संविधान की जन्म पत्री है, जिसको देखकर हम भारत की संरचना, शासन व्यवस्था, सत्ता का उद्देश्य, सत्ता का स्रोत और सत्ता का स्वरूप समझ सकते हैं। तो प्रस्तावना क्या है? जन्म पत्री है, संविधान का सार है। क्या? संविधान का सार। एक एक चीजों को ध्यान से समझते चलेंगे, क्लास में ही चीजें याद करते चलेंगे। ठीक है, कोई चीज पीछे के लिए नहीं छोड़नी है। ठीक है, संविधान निर्माताओं के सपनों का भारत। क्या? संविधान निर्माताओं के सपनों का दर्शन है। संविधान निर्माताओं के सपनों का दर्शन। यहां तक की बातें समझ में आई? ठीक है, कि प्रस्तावना क्या है। जिस प्रकार से जन्म पत्री होती है, उसी तरीके से प्रस्तावना भारत के संविधान की जन्म पत्री है, संविधान का सार है। अर्थात प्रस्तावना को देखकर हम पूरे संविधान के बारे में अंदाजा लगा सकते हैं। संविधान निर्माताओं के सपनों का दर्शन है। ठीक है, आगे देखते हैं। उसके बाद प्रस्तावना पूरी लिखी हुई है, हम प्रस्तावना को एक बार पूरी रीड करते हैं, उसके बाद हम देखते हैं प्रस्तावना में क्या क्या चीजें दिखाई देती है। भारत का संविधान, प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहते हैं। क्या? प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहते हैं। ठीक है, हम भारत के लोग, यहां तक हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, क्या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। क्या इससे हम भारत के लोग से क्या स्पष्ट होता है? यहां देखते हैं। सत्ता का स्रोत। सत्ता का स्रोत कौन है? कौन कह रहा है? भारत के लोग। हम भारत के लोग, मतलब सत्ता का स्रोत कौन है? भारत के लोग। संविधान में शक्ति का स्रोत कौन है? भारत के लोग, मतलब हम लोग। ठीक है, उसके बाद हम आगे देखते हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य। इससे क्या मतलब निकलता है? इससे निकलता है सत्ता का स्वरूप, सत्ता का स्वरूप कि सत्ता होगी कैसी। सत्ता का स्वरूप में क्या क्या बातें? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। उसके बाद दूसरी बात क्या? समाजवादी। तीसरी बात क्या? पंथ निरपेक्ष।
उसके बाद लोकतांत्रिक, उसके बाद लास्ट शब्द आपने क्या देखा, गणराज्य, गण, यहां तक की बातें आपने देखी। उसके बाद हमने जो गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, यह है सत्ता का उद्देश्य, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। इसकी विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना, याद कर ले, याद कर लीजिए, ये चीजें सीधा पूछी जाती हैं। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, किसकी, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता और बंधुता। ये कीवर्ड्स हैं, आप इनको पकड़ लीजिए, ठीक है। दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज कब 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा, क्या, एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। क्या, अंगीकृत अधिनियमित आत्मर्पित करते हैं। यहां तक की बातें समझ में आई। अभी सत्ता का स्रोत कौन है, हम भारत के लोग, मतलब भारत के लोग शक्ति का स्रोत, शक्ति का स्रोत है, ठीक है। यहां तक की बात क्लियर है आप सबको। उसके बाद सत्ता का स्वरूप, सत्ता का स्वरूप कैसा है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य। इन शब्दों का हम अभी शॉर्ट में सबका मतलब जानेंगे, ठीक है। अभी आप यहां तक की बात याद रखें। सत्ता का उद्देश्य, अभी हम देखते हैं सत्ता का उद्देश्य, सत्ता का उद्देश्य, सत्ता का उद्देश्य, सत्ता का उद्देश्य क्या है, न्याय, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, उसके बाद स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, उसके बाद समानता, क्या, समानता, ठीक है। उसके बाद एकता और अखंडता, एकता और क्या, एकता और अखंडता, ठीक है। और उसके बाद बंधुता और व्यक्ति की गरिमा, क्या, व्यक्ति की। तो प्रस्तावना को हमें पढ़ने से तीन बातों का पता लगता है कि सत्ता का स्रोत क्या है। सत्ता का स्रोत है हम भारत के लोग, मतलब भारत के लोग शक्ति का स्रोत है, हम भारत के लोग, ये लाइन, वी द पीपल ऑफ इंडिया। उसके बाद सत्ता का स्वरूप कैसा है, ये हमें पता लगता है, कैसा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य, ये सब चीजें। उसके बाद सत्ता का उद्देश्य क्या है, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, एकता और अखंडता, बंधुता और व्यक्ति की गरिमा, ये सब बातें हमें समझ लगती है। अभी हम एक एक करके शॉर्ट में इन वर्ड्स का मतलब जानेंगे, इनका मतलब है क्या बेसिकली, ठीक है। सत्ता का स्रोत मतलब हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया मतलब सोवरेन, संप्रभुता, रूसो का विचार कि भारत के लोग सर्वोच्च हैं, वो ही संविधान को शक्ति प्रदान करते हैं, ठीक है। उसके बाद सत्ता का स्वरूप, कि सत्ता का स्वरूप कैसा है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न को समझते हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से मतलब है, जैसे आप हैं, अपने पर एग्जांपल लीजिए, आप हैं, आप किस कोचिंग में जाते हैं, क्या पढ़ते हैं, किस यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, किस कोचिंग में पढ़ना है, कब विवाह करना है, ये सब सारी चीजें अगर आप अपने बारे में निर्णय ले रहे हैं, कोई भी आपको बाह्य आंतरिक रूप से, बाह्य या आंतरिक रूप से इंटरफेयर नहीं कर रहा है, तो आप संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। ऐसे ही किसी देश के संदर्भ में, जो देश अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने में स्वतंत्र है, वो संपूर्ण प्रभुत्व है, मतलब अपना भारत देश संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, ठीक है, सॉवरेन। उसके बाद समाजवाद, समाजवाद जैसे देश में दो चीज होती है, समाजवाद और पूंजीवाद। हम समाजवाद देखना है, समाजवाद जैसे देश में रेल, सड़क, कंपनियां, जितनी भी चीजें हैं,
संपत्ति के साधन है, संपत्ति है, उस पर समाज और सरकार का नियंत्रण, उस विचारधारा को क्या बोलते हैं? समाजवाद। ठीक है। उसके बाद पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष से तात्पर्य राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, जैसे पाकिस्तान का राष्ट्र का धर्म है इस्लामिक, अपने इंडिया का कोई धर्म नहीं है, इसलिए पंथ निरपेक्ष। और सभी लोगों को अपनी धर्म के अनुसार आचरण करने का अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता है। जैसे अगर मुझे रोजा रखना है तो मैं रोजा रखूंगा, अगर मुझे व्रत रखना है तो मैं व्रत रखूंगा, दिवाली मनानी है तो दिवाली मनाऊंगा, होली मनानी है तो होली मनाऊंगा, ईद मनानी है तो ईद मनाऊंगा, वो सब चीजें। लोकतांत्रिक, लोकतंत्र, लोकतंत्र कोई देश लोकतंत्र हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है। लोकतंत्र जिसमें जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि शासन करें। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं गणराज्य। गणराज्य को हम ऐसे समझते हैं कि ब्रिटेन और भारत का एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है। ब्रिटेन लोकतंत्र है और भारत भी लोकतंत्र है, दोनों डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं। ठीक है। ब्रिटेन में जो ऐसे देखिए, गणराज्य हम क्या समझ रहे हैं? गणराज्य, रिपब्लिक। एग्जाम्पल लेते हैं ब्रिटेन और दूसरा क्या लेते हैं? भारत। दोनों देश कैसे हैं? लोकतांत्रिक। लोकतंत्र, लोकतंत्र मतलब जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि। लोकतंत्र भी दो टाइप का होता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, जिसमें जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि शासन करते हैं, समय के अनुसार चुनाव होते हैं, वयस्क मताधिकार होता है लोकतंत्र। और भारत भी कैसा है? लोकतांत्रिक। ब्रिटेन में जो प्रमुख होता है, राष्ट्र का प्रमुख होता है राजा, जबकि भारत में जो प्रमुख होता है वो होता है राष्ट्रपति। कौन? राष्ट्रपति भारत में प्रमुख होता है। वंशानुगत, राजा का बेटा राजा और ये निर्वाचित। अर्थात जिस देश का प्रमुख निर्वाचित हो उसे रिपब्लिक या गणराज्य कहते हैं। आई बात समझ में? गणराज्य क्या है? ठीक है। ब्रिटेन मतलब ब्रिटेन लोकतंत्र तो है पर रिपब्लिक नहीं है, गणराज्य नहीं। भारत लोकतंत्र और गणराज्य दोनों है, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक दोनों। यहां तक की बात समझ में आई? ठीक है। गणराज्य। उसके बाद न्याय कैसा? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। ठीक है। समाज में सब लोग समान होंगे, सामाजिक न्याय। राजनीतिक, सबको वयस्क मताधिकार होगा, सबको वोट देने का अधिकार होगा। और राजनीतिक न्याय, सबको चुनाव में इलेक्शन लड़ने का भी अधिकार होगा। स्वतंत्रता, ठीक है, समानता, एकता और अखंडता, बंधुता और व्यक्ति की गरिमा। हर तरीके से व्यक्ति की गरिमा मेंटेन की जाएगी, किसी भी व्यक्ति को जाति, धर्म आदि के आधार पर कम या ज्यादा नहीं आंका जाएगा। यहां तक की बातें समझ में आई कि सत्ता का स्रोत क्या है? हम भारत के लोग, मतलब संप्रभुता। सत्ता का स्वरूप कैसा है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। सारे शब्द आपको अभी बताए। ठीक है। सत्ता का उद्देश्य क्या है? न्याय, स्वतंत्रता, समानता, एकता और अखंडता, बंधुता और व्यक्ति की गरिमा। ठीक है, आगे देखते हैं। उसके बाद अब देखते हैं प्रस्तावना का आधार। प्रस्तावना का आधार। कल की क्लास में आपको यह बात स्पष्ट की गई थी कि प्रस्तावना का आधार क्या था। प्रस्तावना का आधार मतलब प्रस्तावना कैसे बनी। प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, एक डेट बताई थी कल, आपको याद होगी, 13 दिसंबर 1946। इस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा क्या पेश किया गया था? बोलो, आपको याद होगा, कल बताया था, उद्देश्य प्रस्ताव। और उद्देश्य प्रस्ताव ही आगे चलकर क्या बना? उद्देशिका बना, प्रस्तावना बना। किसके द्वारा पेश किया गया था? जवाहरलाल नेहरू द्वारा। याद है कल की चीजें या हो गई साफ? ठीक है। कब पेश
13 दिसंबर 1946। पारित कब हुआ? 22 जनवरी 1947। तो अभी समझ में आई प्रस्तावना का स्वरूप समझ में आया, प्रस्तावना क्या है ये बात आपको क्लियर हुई सबसे पहले। दूसरी बात आपको क्लियर हुई प्रस्तावना में क्या क्या बातें क्लियर होती है, 3 बातें क्लियर होती है। सत्ता का स्वरूप क्या है, सत्ता का स्रोत क्या है और सत्ता के उद्देश्य क्या है। उसके बाद जो आपको बात क्लियर होती है वो होती है प्रस्तावना का आधार क्या है। प्रस्तावना का आधार क्या है? उद्देश्य, प्रस्ताव। यहां तक की बातें समझ में आई, कोई समस्या नहीं? ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद जो हमने नेक्स्ट बात देखनी है वो देखनी है कि प्रस्तावना के बारे में कहे गए कुछ कथन। प्रस्तावना के बारे में अलग अलग लोगों ने कुछ कथन बोले हैं, ऐसे कैसे आपको याद रखने हैं। पूछा जाता है, स्टेटमेंट देता है, 4 ऑप्शन देता है और पूछा जाता है। आपको गलत नहीं करना है, आपको सारी बातें याद रखनी है, ठीक है। सबसे पहली बात, सबसे पहले नंबर किनका, ऐसे कैसे याद कर लेनी आपको, है ना। के एम मुंशी। कौन? के एम मुंशी। के एम मुंशी ने प्रस्तावना के बारे में क्या कहा है? के एम मुंशी ने प्रस्तावना के बारे में कहा है राजनीतिक जन्मपत्री। राजनीतिक क्या? राजनीतिक जन्मपत्री। ठीक है। उसके बाद नंबर आता है ठाकुरदास भार्गव। ठाकुरदास भार्गव ने क्या कहा है? संविधान की आत्मा। संविधान की क्या? संविधान की आत्मा। आपको कीवर्ड पकड़ लेना है, मतलब जन्मपत्री के एम मुंशी, आत्मा ठाकुरदास भार्गव। उसके बाद क्या किनका नाम आता है? अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। क्या इन्होंने क्या कहा? दीर्घकालिक सपनों का विचार। दीर्घकालिक सपनों का विचार। यहां तक की बातें क्लियर सबको? क्या के एम मुंशी ने, के एम मुंशी ने क्या कहा है? के एम मुंशी ने क्या है? राजनीतिक जन्मपत्री। के एम मुंशी ने राजनीतिक जन्मपत्री कहा है, जबकि ठाकुरदास भार्गव ने संविधान की आत्मा कहा है और अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने दीर्घकालिक सपनों का विचार कहा है। ठीक है, यहां तक की बातें समझ में आई? ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं। क्या? इससे पहले एक बात और याद रखें, प्रस्तावना अप्रवर्तनीय है। ठीक है, प्रस्तावना मतलब, इसका मतलब क्या है? इनफोर्सेबल नहीं है। अगर प्रस्तावना का उल्लंघन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं, इसलिए प्रस्तावना को टीथलेस टाइगर, क्या? टीथलेस टाइगर, दंत विहीन व्याघ्र, व्याघ्र भी कहा जाता है। ठीक है, ये बात आपको एक फैक्ट है, आपको सीधा सीधा याद रखना है, आपको गलत नहीं करना है कि प्रस्तावना अप्रवर्तनीय है और इसे दंत विहीन व्याघ्र भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं। ठीक है, उसमें हम दो आइडियोलॉजी पढ़ते हैं कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं। अगर संविधान का भाग होगा तो प्रस्तावना
संशोधनीय होगी और संविधान का भाग नहीं होगा तो प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता। ठीक है, ऐसे हम देखते हैं एक बार। क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है? ठीक है, यहां तक हम इसमें देखते हैं। क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है? इसमें दो मत हमारे सामने आते। चीजों को रटना नहीं है, खूब रटाया, अब समझ लेना धीरे धीरे ना कि क्यों संविधान का भाग है या नहीं। पहला विचार जो है वो ये है कि प्रस्तावना में संविधान निर्माताओं की सोच दिखाई देती है, अतः इसलिए प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना जा सकता और प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता। लिख लेते हैं इस बात को। संविधान निर्माताओं की सोच क्या संविधान निर्माताओं की सोच दिखाई देती है और हम किसी इंसान की सोच नहीं बदल सकते, इसलिए कोर्ट ने भी इसलिए माना कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। कौन सा बात? बेरुबारीवाद। कब? 1960। बेरुबारीवाद 1960 में कोर्ट ने माना कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, अतः प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता। क्या? संशोधन नहीं, संशोधन ठीक है। दूसरा जो मत है, दूसरा मत यह है कि कुछ समय हम प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं मान रहे और संशोधन भी नहीं कर रहे, तो कुछ और संविधान में संशोधन होते हैं। कौन सा अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 360 है ना, संविधान संशोधन होते हैं। तो संविधान में तो संशोधन होते रहेंगे, पर प्रस्तावना में संशोधन ना होने के कारण प्रस्तावना और संविधान में गतिरोध उत्पन्न हो जाएगा और प्रस्तावना की गतिशीलता समाप्त हो जाएगी। इसलिए एक वाद आता है, कौन सा? बहुत फेमस है, केशवानंद भारतीवाद। याद रखना, कब? 1973। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का भाग माना। अब जब संविधान का भाग माना है तो आपको पता है कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद को यह अधिकार है कि वो संविधान में संशोधन कर सकती है। अतः प्रस्तावना अगर संविधान का भाग है तो प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, तो संविधान का भाग अतः संशोधनीय। क्या? संशोधनीय, संशोधनीय माना तो संशोधन किया भी गया। कब किया गया? आज तक प्रस्तावना में सिर्फ एक बार संशोधन किया गया है। कब? आपको याद रखना है एकदम एग्जैक्ट। संशोधन कब किया गया? 42वें संविधान संशोधन, संविधान संशोधन 1976। क्या संशोधन किया गया? 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन से? 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन से? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। याद ये भी रखना है कि कब संशोधन किया गया? 42वें संविधान संशोधन। ठीक है, 1976। और याद ये भी रखना है कि कौन कौन शब्द जोड़ गए? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। क्वेश्चन आ जाता है कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया था। ठीक है, ये कौन सा शब्द जोड़ा गया था, तो आपको ये तीनों वर्ड याद रखने। कौन? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, तभी आपका क्वेश्चन सही होगा। ठीक है, यहां तक की बातें समझ आई। क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है? दोनों मत आपके सामने है, आप दोनों मतों को याद रखेंगे। ठीक है।
नेक्स्ट क्या बातें प्रस्तावना में, अभी तक हमने क्या क्या बातें देखी प्रस्तावना में, एक बार को रिवीजन करते हैं। प्रस्तावना हमने देखी, प्रस्तावना सबसे पहले क्या है, हमने प्रस्तावना क्या है ये देखा सबसे पहले कि प्रस्तावना जन्म पत्री है, संविधान का सार है, संविधान निर्माताओं के सपनों का दर्शन है, ठीक है। उसके बाद जो हमने नेक्स्ट चीज देखी वो देखी प्रस्तावना से हमें क्या क्या पता लगता है, ठीक है, कि सत्ता का स्रोत क्या है, हम भारत के लोग सत्ता का स्रोत है, सत्ता का स्वरूप कैसा है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य, ठीक है। उसके बाद सत्ता का उद्देश्य हमने देखा कि न्याय है, स्वतंत्रता, समानता, एकता और अखंडता, बंधुता और व्यक्ति की गरिमा, सारे वर्ड्स का मतलब आपको समझा दिया गया है, ठीक है। उसके बाद लास्ट में हम आगे देखते हैं, आगे हम देखा कि गणराज्य का मतलब हमने समझा था, ठीक है, तो गणराज्य का मतलब आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हमने देखा प्रस्तावना का आधार क्या है, प्रस्तावना का आधार उद्देश्य प्रस्ताव है, किसके द्वारा पेश किया गया, जवाहरलाल नेहरू को द्वारा, कब पेश किया गया, 13 दिसंबर 1946 और पारित कब हुआ, 22 जनवरी 1947, ये बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। प्रस्तावना के बारे में कहे गए कुछ कथन, के एम मुंशी ने क्या कहा, राजनीतिक जन्मपत्री, आप ये पकड़ लो वर्ड, क्या जन्मपत्री किन्होंने बोला, के एम मुंशी, ठाकुरदास भार्गव संविधान की आत्मा, ठीक है। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने दीर्घकालिक सपनों का विचार, उद्देश्य है आपको क्लास में ही सारी चीजें याद हो जानी चाहिए कि वीडियो आपने देखा और आपकी सारी चीज एज इट इज प्रिंट हो गई, दिमाग में चीजें याद हो गई, ठीक है। यही उद्देश्य रहता है कि क्लास में सारी चीज आपको याद करवा जाए, आपको कंठस्थ करवा दी जाए। फिर उसके बाद यह देखिए कि प्रस्तावना अपरिवर्तनीय है, ठीक है, इसलिए इसे दंतविहीन व्याघ्र भी कहते हैं। अपरिवर्तनीय मतलब क्या, अपरिवर्तनीय मतलब अगर इसका बात प्रस्तावना में लिखी गई बातों का उल्लंघन होता है तो हम उसके लिए कोर्ट नहीं जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात हमने क्या देखी थी, नेक्स्ट बात हमने देखी थी क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं, दो मत देखे थे, एक केस था बेरुबारीवाद और दूसरा केस था केशवानंद भारतीवाद। बेरुबारीवाद में संशोधन नहीं कर सकते और संविधान का भाग नहीं, इसके पीछे जो तर्क था वो भी आपको बता दिया गया है। उसके बाद दूसरा केशवानंद भारतीवाद 1973, बहुत इंपॉर्टेंट है, संविधान का भाग है, संशोधन कर सकते हैं, बट अगर कोई प्रस्तावना में कोई मूल ढांचा बेसिक स्ट्रक्चर पाया जाता है तो उसे हम संशोधन नहीं कर सकते। और एक बार संशोधन किया भी गया, 42वें संविधान संशोधन 1976, क्या क्या सब जोड़े गए, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ठीक है। यहां तक की बातें समझ में आई सबको, एक एक चीज, दो टॉपिक अपने हो चुके हैं, संविधान सभा और प्रस्तावना। कल जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी वो होगी कौन सी, मूल अधिकार की, फंडामेंटल राइट्स की, तो आपको प्रिपेयर रहना है उसके लिए, सारी चीजें आपको याद रखनी है। आप नोट्स भी बना सकते हैं, अगर आप नोट्स ना बनाए तो आपको जो पैनल पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पर, थ्रोन एजुकेशन के टेलीग्राम, थ्रोन एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी, चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को लाइक करें, धन्यवाद।